पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो देखिए, जैसा कि आपको पता है, एक कक्षा आपकी सुबह 10 बजे चलती है, एक कक्षा आपकी शाम 5 बजे चल रही है। पेपर 1 की क्लासेस आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, पेपर 2 की क्लासेस आपको पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, और ये आपका पेपर 3 की लास्ट यूनिट चल रही है। ठीक है, ये भी नियर अबाउट 4 to 5 डेज मान लो आप कंप्लीट हो जानी है। ठीक है, तो फटाफट से क्या करना है आपको, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेनी है, और उसके बाद में आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जहाँ पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, अबाउट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आप पीजी पॉइंट सर्च कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप लिंक के थ्रू या सर्च करके जुड़ जाइएगा, और इंस्टाग्राम भी आपका पीजी पॉइंट नाम से ही आपका है, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए दिखाते हैं आपको आज का क्या है, पूरा आपको क्या टॉपिक पढ़ने। उससे पहले ज़रा कुछ रिवीजन हो जाए, बोलो तो ज़रा बता दो, बाल्यावस्था कब से कितने वर्ष से कितने वर्ष तक होती है? किशोरावस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है उम्र? फटाफट से सब लोग कमेंट सेक्शन में एक तरफ से लिख दो अगर सबकी शुभ संध्या हो गई हो तो। चलो, आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है व्यक्तित्व के आयाम, यानी डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी क्या होता है। देखिए, अंद्रास अंग्याल, देखिए कल आपकी ये कक्षा नहीं हो पाई थी, इसलिए डायरेक्टली क्लास अपलोड कर दी गई है आज सुबह, कल वाली। तो आप आराम से जाकर के उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि जहाँ से अब हम पढ़ाने जा रहे हैं उससे पहले वो क्लास लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो एंड्रस एंगेल उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने व्यक्तित्व सिद्धांत की व्याख्या करते समय आयाम शब्द का प्रयोग किया। व्यक्तित्व के सर्वांगिक सिद्धांत के समर्थकों में अंग्याल का नाम महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व के आयाम की चर्चा करने से पूर्व अंग्याल ने व्यक्तित्व की व्याख्या कैसे की है जानना आवश्यक है। तो अंग्याल जी के अनुसार यदि आप व्यक्तित्व के परिभाषा की बात करेंगे तो देखो क्या कहा इन्होंने, कि व्यक्तित्व का स्वरूप एकीकृत गत्यात्मक संगठन के रूप में होता है, एवं गत्यात्मक संगठन से तात्पर्य एक विशेष प्रकार के संगठन कार्य करने का ढंग तथा नियोजन से है। अंग्याल के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित 3 आयामों में होते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहले ऊर्ध्वाधर आयाम, उसका नाम प्रगति बोधक आयाम, और तीसरा आपका अनुप्रस्थ आयाम, यानी कि वर्टिकल डायमेंशन, प्रोग्रेसिव डायमेंशन, और उसके बाद में ट्रांसवर्स डायमेंशन। 3 तरीके से उन्होंने डिफाइन किया। सो आइए जानते हैं कि उनके अनुसार ऊर्ध्वाधर आयाम क्या होता है। तो देखो, अंग्याल महोदय का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व में अनेक स्तर होते हैं। ऊर्ध्वाधर आयाम में सबसे निचले स्तर में भौतिक तथा सतही पक्ष होता है, लेकिन जैसे जैसे हम भौतिक पक्ष अर्थात सतही पक्ष से आगे बढ़ते हैं तब हम उसके नैतिक, आध्यात्मिक, मानसिक तथा संवेगात्मक स्तरों से परिचित होते हैं। व्यक्तित्व के इस आयाम में एक तरफ तो व्यक्ति बहुत स्वार्थी होता है और वह केवल अपने ही बारे में सोचता है ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, ऐसा सोचता है। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है उसके व्यवहार में उदारता आने लगती है। जैसे हम पढ़ें सब पढ़ें, हम बढ़ें सब बढ़ें, है ना। कहते नहीं है कि जो पहले वाले व्यक्ति हैं उनके लिए वही कह सकते हो आप कि भगवान सबको दे, बस शुरुआत हमसे करे वाली लाइन समझ लो आप, है ना। ऐसे, हाँ, जैसे भगवान सब पर कृपा करे, बस शुरू हमसे करें, ये वो स्वार्थी लोग, स्वार्थी प्रकृति के लोग होते हैं। तो उदाहरण के लिए यदि बात करूँ तो एक 35 वर्षीय युवक जो कि अपने अतीत में अवांछनीय अनुभव के आधार पर दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव भी रखता है, लेकिन जैसे जैसे वह अन्य लोगों के संपर्क में संवेगात्मक रूप में आता है उसके नैतिक मानसिक कार्यों से प्रभावित होकर उसके व्यवहार में सुधार आता जाता है तथा उसके मन में दूसरों के प्रति दुर्भावनाएं खत्म हो जाती है। जैसे बच्चे, मान लो जब आप किशोरावस्था में जेलस होती है, ग्रुप्स के डिविजन्स होते हैं, लीडरशिप नहीं मिलती है तो बड़ी गुस्सा आती है, तो ये सब चीज़ें होती है। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे कंपटीशन वाली फीलिंग होती है, तो बच्चे क्या करते हैं बताओ, स्वार्थी होते हैं कि मुझे पहले मिल जाए, तो फाइल का कंटेंट मैं बना लूँ, मैं पहले चेक करा लूँ, मेरी कॉपी पहले चेक हो जाए, मुझे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब दूसरा होता है प्रगति बोधक आयाम। यदि प्रगति बोधक आयाम की बात की जाए, प्रोग्रेसिव डायमेंशन की बात की जाए, तो जब व्यक्ति किसी निर्देशित लक्ष्य को ध्यान में रखकर कार्य करता है, समझ में आ रही है बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो उसके व्यक्तित्व में धीरे धीरे सुधार होता है। इसे ही अंग्याल महोदय ने प्रगति बोधक की संज्ञा दी है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति बहुत सीधा साधा है लेकिन अत्यंत महत्वाकांक्षी है। वह रात दिन इस बात में लगा रहता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। जैसे जैसे वह अपने लक्ष्य प्राप्ति की सीढ़ियां चढ़ता जाता है वैसे वैसे उसके व्यक्तित्व में भी सुधार आता जाता है। ठीक है,
इस तरह के व्यक्तित्व को ही प्रगति बोधक आयाम की संज्ञा दी जाती है। इस तरह के आयाम में व्यक्ति चाहता है कि वह अपना सर्वांगीण विकास कर सके। उसके सारे कार्य इस दृष्टि से होते हैं कि वह जल्दी से जल्दी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। वह कोशिश करता है कि कम समय में कम से कम शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्य की प्राप्ति कर सके। जब लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति प्रगति बोधक आयाम से उभरने लगता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अनुप्रस्थ आयाम यानी ट्रांसवर्स डायमेंशन क्या है कि यह आयाम उपर्युक्त दोनों आयामों में से सह संबंधित है तथा इसकी अभिव्यक्ति इन आयामों के माध्यम से भी देखी जा सकती है। इस प्रकार का आयाम व्यक्ति के दैनिक कार्यों में प्रकट होता है। जब वह समाज के लोगों के संपर्क में आता है तथा उसकी अंतः क्रिया होती है तब अनुप्रस्थ की अभिव्यक्ति होती है। इस समय व्यक्ति के समस्त सामाजिक क्रियाकलाप प्रकट होते हैं। इसके द्वारा यह पता चलता है कि व्यक्ति का किसी विशेष व्यक्ति के प्रति कैसा व्यवहार है। ठीक, अब देखो व्यक्ति के निर्धारक या व्यक्तित्व विकास से प्रभावित। अगर आपको इस पूरे कंक्लूजन की बात कर दी जाए तीनों डायमेंशंस में तो आप ऐसे समझो, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ऐसे होते हैं स्वार्थी प्रकृति की। उनका काम देखो, उनका कहते नहीं है कि उनका काम बन जाता है तो बस तब तक बोलेंगे, फिर आपसे किनारा बना लेंगे, फिर काम पड़ेगा तो फिर आपको अपना बना लेंगे, फिर आपसे दूर हो जाएंगे। ये आजकल का मान लो ट्रेंड है, जमाना ऐसे ही है। अब आप कहोगे अरे नहीं मैम वो फलाने बहुत अच्छे हैं। हमने कहा हाँ फलाने बहुत अच्छे हैं लेकिन ठिकाने खराब भी तो हैं। अर्थात वो दूसरे व्यक्ति जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मतलब जब आपसे काम होगा तो आपसे इतनी मीठी मीठी बातें करेंगे, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ऐसे कहेंगे देखिए कि उनसे सगा फिर कोई दूसरा है नहीं, उनसे ज़्यादा आपका ख्याल कोई और रख नहीं सकता। ठीक है, उनसे ज़्यादा प्यार आपको कोई तीसरा बंदा कर नहीं सकता। लेकिन जब उनका काम निकल जाएगा तो जैसे दूध में मक्खी निकाल के फेंकी जाती है वैसे ही आपको निकाल के बाहर फेंकाएंगे। स्वार्थी परक प्रवृत्ति के इंसान होते हैं ऐसे लोग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं अरे ठीक है चलो, मतलब चाहे उनके पास 10 रुपए ना हो लेकिन वो आपकी मदद 12 रुपए करने को तैयार हो जाएंगे। वो कुछ इतने दयालु होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हाँ इसको बहुत ज़रूरत है, अरे चलो ठीक है। कुछ इस प्रकृति के होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, दूसरों को प्रेरणा देने की। जैसे कुछ लोग होते हैं, आप बोलो कि यार, जैसे उनको बताओ कि यार पता हम सोच रहे हैं बीएड कर ले, है ना, कहो यार वैकेंसी आ ही जाए तो बढ़िया आराम से प्राइमरी में आएगी, प्राइमरी में डाल देंगे, फॉर्म जूनियर आएगी जूनियर में डाल देंगे। तो एक आदमी होगा वो क्या कहेगा, अरे बीएड कहाँ चक्कर में पड़े, मौसिक बिटिया के लड़का करेगा ना तक का उनके कहूँ नहीं नौकरी वोकरी लग पाई तो मैं वहाँ बीएड के चक्कर, बीएड बेकार है, शिक्षक तैयारी करो, चलो चलो हमारे साथ। ठीक, अभी एक ये कैसे हो गए स्वार्थपरक। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि शिक्षक तैयारी आप उनके साथ करोगे अगर तो भाई रूम का किराया आधा आधा हो जाएगा, आप जाओगे तो भाई नए रहोगे तो थोड़ी उनका भाई इज्जत करोगे, उनके बात तो मानोगे ही, है ना। उसके बाद में एक दूसरा व्यक्ति है, उसने आपने उनसे कहा कि पता है सोच रहे हैं यार बीएड कर ले, हाँ यार भाई बीएड कर लो बढ़िया है, आराम से कम नहीं कुछ तो यार जीवन में आगे चल के अपने बच्चों को अगर ट्यूशन पढ़वाना पड़ेगा तो कम से कम 5,000 रुपये लगेंगे। जब आज 2,000 रुपये का एक ट्यूशन है तो आगे 5,000 का एक ट्यूशन मान लो आप, तो कम से कम ये 5,000 तो बच जाएंगे यार। लेकिन इससे ये होगा कि अपना नॉलेज भी बढ़े रही, एक डिग्री हो जाएगी, कर लो यार आराम से, बढ़िया है बीएड, खराब थोड़ी ना कोई बढ़िया चीज़ है। एक आदमी आपको ऐसा मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दो प्रकृति मैंने आपको बता दी, एक जो स्वार्थपरक होते हैं और एक जो आपको क्या करें आगे बढ़ाएं, ऐसे लोग। अब देखो व्यक्तित्व के निर्धारक या व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के कारकों को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तो जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, वातावरण संबंधी कारक। ऐसे कारक जिनका संबंध व्यक्ति की आनुवंशिकता तथा जैविक प्रक्रियाओं से होता है उन्हें जैविक कारक कहते हैं। अब देखो जरा जैविक कारक को भी कैसे बांटा गया है कि कौन कौन सी। देखो पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां, आपने ये सब अपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कैसे कि देखो व्यक्तित्व के निर्धारक 3 होते हैं, जैविक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक और वातावरण संबंधी कारक। जैविक कारक के अंतर्गत क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर की संरचना और शारीरिक रसायन। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां आपकी कौन कौन सी हैं? पीयूष ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि, गल ग्रंथि और यौन ग्रंथि। अभी सब पढ़ाएंगे आपको हम ये। मनोवैज्ञानिक कारक, तो मनोवैज्ञानिक कारक अभी हम आपको पढ़ाएंगे। फिर जब वातावरणीय संबंधी कारक पढ़ाएंगे तो उसको भी 2 भागों में बांटा, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। अब सामाजिक कारक के अंतर्गत आपको पास पड़ोस, विद्यालय पर प्रभाव, ये सब पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट 6 कारक ऐसे होते हैं जिनका संबंध व्यक्ति के वातावरण से होता है, उन्हें वातावरणीय कारक कहते हैं। जन्म के बाद व्यक्ति का पालन पोषण किसी समाज अथवा संस्कृति के वातावरण में होता है, अतः वातावरण से संबंध कुछ ऐसे कारक होते हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। तीसरे कारक आपके कौन से होते हैं? मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं। अब सबसे पहले जैविक या वंशानुक्रम कारक की यदि बात करें, बायोलॉजिकल और हेरिडिटी फैक्टर की यदि बात करें तो
अब देखो जैविक, जिसे आप वंशानुक्रम कारक भी कहते हो, तो इसके अंतर्गत अभी मैंने आपको क्या बताया, अंतःस्रावी ग्रंथियां आती है यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आती हैं। प्रायः देखा जाता है कि जब कभी कभी हम बहुत सक्रिय यानी एक्टिव रहता है, कभी कभी बहुत निष्क्रिय पैसे हो जाते हैं, तो वह कभी कभी उदास हो जाते हैं यानी डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो इसका कारण यह है कि शरीर के कुछ ऐसे रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिनका नियंत्रण कुछ ग्रंथियों के द्वारा होता है। उन ग्रंथियों का वर्णन निम्नलिखित है। सबसे पहली ग्रंथि आपको क्या पढ़नी है, पीयूष ग्रंथि, जिसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। मैं आपको ये बता दूं, आज की क्लास से आप 2 नंबर पक्के मानो अपने स्टेट टेट में। ये सब क्वेश्चंस बनते हैं, हम पहले ही बता रहे हैं, चाहे जिस पोर्शन में बने, लेकिन इनसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे, ठीक है, इतना ध्यान रखो। इसका स्थान मस्तिष्क में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि ये क्वेश्चन अभी हम भी आपसे पूछेंगे आगे, जब ये चैप्टर पढ़ा लेंगे तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो याद रखना, ठीक है। जब पूछे तो बता देना, नाक ना कटाना हमारी। क्या पूछेंगे हम कि पीयूष ग्रंथि आपकी कहाँ पाई जाती है, तो आप बताइएगा मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। तथा अधिक हार्मोन्स स्रावित होने से व्यक्ति की शरीर की लंबाई तथा देखो जब क्या होता है, ग्लैंड्स ये जो हैं, इससे क्या होता है, हार्मोन्स आपके निकलते हैं। तो अगर ये वाली ग्लैंड है यानी मास्टर, ये आपकी सॉरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर इससे ज़्यादा निकल आया हार्मोन, तो क्या होगा, आपकी लंबाई बहुत बढ़ जाएगी। देखा होगा ना आपने, कुछ लोग बहुत लंबे होते हैं, कुछ लोग नाटे होते हैं, तो इसका मतलब उनमें ये जो है हार्मोन क्या होता है, कम निकलता है, ठीक। आदमी इसलिए बौना हो जाता है। इस ग्रंथि का अग्रभाग कैसा होता है, बोलो तो। देखो सोमेंटोट्रोकिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। इस हार्मोन्स के सहारे पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथि जैसे एड्रिनल ग्रंथि, कंठ ग्रंथि, थायराइड आदि कार्यों को अपना नियंत्रण रखती है। फिर आती है आपकी अभिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। इस ग्रंथि का स्थान वृक्क यानी किडनी के ऊपर होता है, जिसके द्वारा ही व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति नियंत्रण होती है। मतलब संवेग समझ गए ना, कभी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, आप बहुत दुखी फील कर रहे हैं, वो किससे बात कर रहे होंगे, या राहुल नेहा से बात कर रही होंगी, या नेहा राहुल से बात कर रहे होंगे, या वो उसने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ऐसे तो रोज़ उठा लेती थी, आज ऐसा क्या हो गया, आखिर क्या मैंने ऐसा कल कुछ कह दिया था क्या, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, फिर ऐसा क्यों हुआ। सो जो ये सब होती है ना, जो संवेग आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, इसमें आपकी गलती है ही नहीं सर, इसमें एड्रिनल ग्लैंड की गलती है, ठीक है। तो इसके द्वारा ही व्यक्ति की सांवेगिक स्थिति का नियंत्रण होता है। जैसे भय, क्रोध, जैसे आपको बहुत क्रोध आ गया, उस समय आपकी मम्मी ने कहा चलो खाना खा लो चल के, आपने कहा अरे यार ठीक है चलो अभी खा लेंगे, तो ये क्यों कहा आपने, क्योंकि आपको पहले ही अपने संवेगों पे ही कंट्रोल नहीं है सर। तो इस हार्मोन्स का अधिक महत्व होता है, इसलिए इसे आपातकालीन यानी इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है। आपके सामने शेर आ गया, स्वाभाविक सी बात है डर जाओगे। देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो चुपचाप से, बहुत पेपर में पूछा जाएगा। शीर्ष ग्रंथि, ये देखो पीयूष ग्रंथि आपकी। उसके बाद में उपगल ग्रंथि, ये रही आपकी, ठीक है, जिसे आप पैराथायरॉयड ग्लैंड बोलते हो। गल ग्रंथि, ये रही आपकी थाइमस ग्रंथि। उसके बाद में उदर यानी पेट वाली ग्रंथि, अभिवृक्क ग्रंथि अभी मैंने बताया जो आपकी किडनी के ऊपर होती है, ये आपकी आंत हो गई। उसके बाद डिंब ग्रंथियाँ, उसके बाद में देखो अंडकोश, ठीक, मानव शरीर के विभिन्न ग्रंथियों में से स्थित है। अब देखो जरा थायराइड ग्लैंड बोलते हैं गल ग्रंथि को, भी मैंने आपको पढ़ाया, ये देखिए गल ग्रंथि कहाँ होती है आपकी, देखो जरा गल ग्रंथि ढूंढो कहाँ है, ये यहाँ पे होती है आपकी। देखो ये एक होती है आपकी पैराथायराइड, एक होती है थायराइड ग्लैंड, एक होती है एच शेप के भी बताते हैं। देखो जब हम गल ग्रंथि की बात करते हैं तो गल ग्रंथि का व्यक्तित्व पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसके नष्ट हो जाने पर श्लेष्म काय यानी माइक्सोडेमा नामक रोग हो जाता है। इस रोग में व्यक्ति के शरीर में स्थिरता छा जाती है, मस्तिष्क एवं पेशियों की क्रिया मंद पड़ जाती है, त्वचा पर सूजन आ जाती है, स्मृति बंद होने लगती है, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है, यानी कि आप मेडिटेट ही नहीं कर पाएंगे, चिंतन करना कठिन हो जाता है। जन्म से ही इस ग्रंथि के ना होने पर बालक की बुद्धि का विकास नहीं होता है। अजाम्बुक बाल यानी क्रिटन्स, बौने, कुरूप और मूढ़ बुद्धि बालक इस ग्रंथि के प्रभाव का परिणाम है। इस ग्रंथि के अत्यधिक क्रियाशील होने पर व्यक्ति में तनाव, अभी ऐसा नहीं है कि मान लो बहुत ज़्यादा अगर ये क्रियाशील है तो आप सोचो क्या मैम फिर हम इस, जब ये अक्रियाशील नहीं होती तो कुरूप होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्रियाशील होंगे तो क्या विश्व सुंदरी बन जाएंगे, क्या हमको मैम मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिल जाएगा। हमने कहा नहीं, यही तो दिक्कत है। हमने कहा अगर अत्यधिक क्रियाशील हो गई तो फिर आपके अंदर टेंशन है ना, आपको बिल्कुल पीस महसूस नहीं होगी, आपको बड़ा बेकार लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा है ना, चिंता, अस्थिरता, ये सब चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। वृद्धि के काल में गल ग्रंथि की क्रिया अधिक होने पर शारीरिक विकास, विशेषतः लंबाई के विकास में अधिक तेजी पड़ती है। इस प्रकार संक्षेप में गल ग्रंथि की क्रिया की अधिकता और कमी के साथ साथ शरीर की क्रिया और अधिकता में कमी दिखाई पड़ती है। यद्यपि अन्य प्रभावों के कारण भी यह परिवर्तन देखा जा सकता है। अब यदि यौन ग्रंथि की बात की जाए तो इस ग्रंथि के विकास में स्त्रियों में स्त्रोचित गुण तथा पुरुषों में पुरुषोचित गुणों का विकास हो जाता है। ठीक, अब शरीर रचना यानी अगर फिजिकी की बात की जाए तो यद्यपि आजकल व्यक्ति पर प्रभाव डालने वाले जैविकीय कारकों में अंतःस्रावी ग्रंथियों
को ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, परंतु जैविकीय कारकों, शारीरिक रचना और शारीरिक रसायन का वर्णन भी प्रासंगिक है। दैनिक व्यवहार में हम देखते हैं कि व्यक्ति की शारीरिक संरचना से उसके स्वभाव का कुछ न कुछ संबंध आशय होता है। प्रायः देखो ये बात फैक्ट है, रियली है, मान के चलो आप 95% तो सही है ये, कि मोटे व्यक्ति हंसी मजाक पसंद करने वाले होते हैं, आराम पसंद और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं। और जो दुबले पतले व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं? संयमी, तेज होते हैं, लेकिन वो चिड़चिड़े होते हैं। चाहे अगर आप ना मानो तो चाहे नोटिस कर लेना, है ना। और अगर नोटिस करना तो फिर बताना हमको जरा कमेंट सेक्शन में। शरीर रचना तथा स्वभाव के संबंध को समझने के लिए बहुत से प्रयोग किए गए, परंतु इस वस्तु और विषय में मतलब स्पष्ट प्रमाण नहीं स्थापित किए जा सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही भाई, आखिर इस पे जो है क्या कहते हैं, अगर ये प्रयोग हुए हैं तो कहीं ना कुछ परिणाम तो निकले ही हैं। तो निश्चित निष्कर्ष निकालने के पहले प्रौढ़ एवं वयस्क व्यक्तियों पर भी प्रयोग करने की आवश्यकता है। इसके बाद ही सहसंबंध यानी कोऑर्डिनेशन के आधार का प्रश्न ये जाना जाता है। केवल सहसंबंध में शरीर रचना को विशेष प्रकार के स्वभाव का कारण नहीं माना जा सकता। इस विषय में यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि शरीर रचना से व्यक्ति के प्रति दूसरों के व्यवहार में भी अंतर पड़ता है। यह दैनिक अनुभव की बात है कि मतलब रोजाना अगर आप देखो 10 में से 8 आदमियों से अगर आप मिल रहे हो और अगर वो मोटे हैं तो देखोगे आप उनका हंसी मजाक वाला सीन रहता है ना। तो मोटे सुगठित शरीर वाले हैं, दुबले पतले व्यक्तियों के प्रति हमारे व्यवहार में उनके आकार प्रकार के अनुसार भी अंतर दिखाई पड़ता है। हमारे व्यवहार के अंतर से भी उनके व्यक्तित्व में अंतर आता है। अतः व्यक्तित्व के अंतर को केवल शरीर के मोटे पतले या बलिष्ठ दुर्बल होने के कारण ही नहीं बल्कि दूसरों के प्रति व्यवहार करने के कारण भी माना जाना चाहिए। उसके बाद शारीरिक रसायन क्या होते हैं ये भी समझ लो जरा। अंतःस्रावी ग्रंथियों और शारीरिक रचना के अतिरिक्त व्यक्ति के जैविक कारकों में शारीरिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री का भी उल्लेख भी आवश्यक है। प्राचीन काल से मनुष्य के स्वभाव का कारण उसके शरीर के रासायनिक तत्वों को माना गया है। उस प्रकार आदतन आशावादी व्यक्ति के रक्त में अधिकता, चिड़चिड़े व्यक्ति में पित्त यानी बाइल की अधिकता, शांत व्यक्ति में कफ की अधिकता हो जाती है। परेशान यानी नर्वस व्यक्ति की परेशानी का कारण शरीर में स्नायु यानी कि नर्वस फ्लूइड की अधिकता मानी जाती है। इस सामान्य शारीरिक शास्त्रीय सिद्धांत को मनोविज्ञान में नहीं माना जाता है, परंतु फिर भी शरीर के रासायनिक तत्वों के व्यक्तित्व के से संबंध की संभावना में कोई भी गंभीर मनोवैज्ञानिक इनको इनकार नहीं कर सकता है। शरीर के रासायनिक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। कुछ बाहर से शरीर में पहुंचते हैं और कुछ शरीर में ही बनते हैं। जैसे रक्त प्रवाह में बाहर से या अंदर से डाले हुए या रासायनिक तत्व 15 सेकंड के अंदर पूरे शरीर में पहुंच जाते हैं। दवाओं के रक्त में पहुंचने से व्यक्ति पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। शराबी व्यक्ति का प्रभाव इसका प्रमाण है। तंबाकू, चरस, भांग, गांजा आदि सेवन करने वाले व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर इनका प्रभाव भी दिखाई पड़ता है, आप आराम से देख सकते हो। ठीक, अब जरा देखो साइकोलॉजिकल कारण क्या होते हैं। अभी आपने जैविक देख लिया, अब आप क्या देखोगे मनोवैज्ञानिक कारक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या होते हैं। देखो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के मनोवैज्ञानिक कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन कारकों के मुख्य मनोवैज्ञानिक कारक कौन से? रुचि, आपका इंटरेस्ट किस में है सर, पहले तो ये बस बताइए आप। अभिवृत्तियां, अभिप्रेरणाएं, मोटिवेशन, बौद्धिक क्षमताएं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मनोवैज्ञानिक कारक भी हैं जैसे आत्मानुभूति, आत्म स्वीकृति, आत्मबोध, सब कुछ सेल्फ एनालिसिस, है ना, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ सोच रहे हो आप, जो भी सब चीजें हैं। वातावरण में समायोजन के लिए आत्म स्वीकृति का मिलना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि आत्म स्वीकृति मिलने पर ही बालक में अंतर्दृष्टि का विकास हो पाता है तथा वह अपनी योग्यताओं व क्षमताओं को ठीक से समझने लगता है। समायोजन की दृष्टि से व्यक्ति आश्वस्त होना चाहता है कि उसके माता पिता, सगे संबंधी, पड़ोस व मित्रगण आदि उसके बारे में कैसी राय रखते हैं। इस प्रकार का प्रत्यक्षीकरण दूसरों की पसंद, स्वीकृति, प्रशंसा, अपनापन आदि से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सब उसकी आत्म संतुष्टि की भावना के लिए पर्याप्त होता है तथा उसे आत्मानुभूति का बोध होता है। इस तरह वह अपने जीवन को क्या करता है? सार्थक समझता है। कुछ उल्लेखनीय मनोवैज्ञानिक कारकों का वर्णन किया जाता है। जैसे पहला कि बुद्धि और मानसिक विकास। पहला कि बालक की बुद्धि और मानसिक विकास व्यक्तित्व के निर्धारण में महत्वपूर्ण होता है। वह कैसा व्यवहार करता है यह उसकी बुद्धि और मानसिक क्षमताओं पर बहुत अधिक निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया और उसमें सफलता, ज्ञानार्जन, निर्णय लेने की क्षमताओं, समस्याओं को सुलझाना, विषम परिस्थितियों में तालमेल बैठाना उसके बौद्धिक विकास पर निर्भर करता है। इस एक प्रकार व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार उसकी बुद्धि पर आधारित होता है। फिर देखो मनोवैज्ञानिक कारण अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आपने बताया मैंने कि
रुचि एवं दृष्टिकोण की यदि बात करो तो व्यक्ति कैसी रुचि रखता है और उसका कैसा दृष्टिकोण है, इसका प्रभाव उसके व्यक्तित्व पर पड़ता है। हम जिन वस्तुओं और कार्यों में रुचि रखते हैं वही कार्य करना चाहते हैं और वही बातें सुनना चाहते हैं जिनमें हमें रुचि होती है। सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों को पसंद किया जाता है, जिनके दृष्टिकोण नकारात्मक होते हैं उनसे हम दूरी बना लेते हैं। देखो कुछ आदमी जो होते हैं ना बहुत निगेटिव होते हैं, पता चले आप उनको कुछ भी बताओ उसमें वो आपको पॉजिटिव ना बता करके सब बातें कैसे बताते, निगेटिव ही बताते। जैसे आपने कहा कि यार ऐसा करते चलो आज मंदिर चलते हैं उधर, उसने पहले ही आपसे कह दिया अरे यार वहाँ कहाँ मंदिर में चक्कर में पड़े हो, देख रहे हो रोड में कितने जो है बारिश हुई है तो सब कितना पानी भरा पड़ा है। एक आदमी है उसने दूसरे वाले आदमी जो पॉजिटिव सोचता है आपने उससे कहा यार भाई चलोगे मंदिर, हाँ यार चलेंगे, बस उधर से न चल के उधर से निकल लिया जाएगा। तो क्या किया उसने, पॉजिटिव बताया, रोड में पानी भरा था लेकिन इन्होंने सीधे मना कर दिया, इन्होंने मना नहीं किया, इन्होंने क्या कहा कि हाँ यार भाई चलो लेकिन उधर से नहीं, उधर से चलेंगे, उधर पीछे वाले रास्ता से। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य क्या है कि दो प्रकृति के लोग आपने देखा, एक पॉजिटिव थॉट के और एक निगेटिव थॉट के। याद रखिएगा पॉजिटिव थॉट वालों में से ही आपका नाम होना चाहिए सबका। क्यों, एक बात जीवन में याद रखो, आप किसी के प्रति निगेटिव थॉट्स रखो ही नहीं, क्योंकि किसी ने कहा है कि जिसके प्रति आप निगेटिव थॉट्स रखोगे जैसे ही आप उनकी बात करना शुरू करोगे उनका तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, वो तो जहाँ है मौज कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक जो है निगेटिव हार्मोन जो है निकलने लगेगा, जिससे क्या होगा, आपको क्या होगा, लॉस होगा, आपकी बॉडी को लॉस होगा, आपकी मेंटल हेल्थ को लॉस होगा। सो इसलिए वो तो मजे कर रहे हैं तो आप क्यों टेंशन लो, इसलिए किसी के प्रति अपनी निगेटिव राय बनाओ ही नहीं। ओके, अब देखो उपलब्धि, प्रेरणा एवं महत्वाकांक्षा का स्तर की यदि बात की जाए तो जिस व्यक्ति की कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती यानी कोई इच्छाएं नहीं होती है ना, वो कुछ पाने का प्रयत्न नहीं करता है। पता चले कोई एम ही नहीं है तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो भाई, क्यों बीएड कर रहे हो, अगर तुमको टीचर नहीं बनना है तो क्यों फालतू में ही बीएड कर रहे हो, इतना पैसा बेकार कर रहे हो। ऐसे व्यक्ति भाग्य के भरोसे, अरे भगवान चाहिए तो हो ही जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। और कर्म पर विश्वास नहीं करते, मतलब उनको ये नहीं पता है कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है नहीं पता है उनको, भाग्य पे भरोसा है और वो कहते हैं कि होना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, खेती तो ये है, खेती कर लिया जाएगा बाद में। सर ये नहीं है, 60,000 रुपये यदि आपका बीएड में लगा है तो कल को जिसकी जॉब लगेगी उसका भी 60,000 रुपये लगा है, तो फिर आखिर आप में और उनमें ऐसा क्या अंतर रह गया, आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं चीज़ों को। बहाने नहीं चाहिए जीवन में आपको आगे बढ़ना होगा सर, बहुत सारे लेवल्स हैं, सबको पढ़ाओ, ये सब पढ़ाओ आपको पार करने होंगे। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ दिक्कत मेरे साथ है, हो सकता है कि सामने वाले को आपसे ज़्यादा दिक्कत हो लेकिन वो अपने आप को इतना बेहतर तरीके से प्रदर्शित कर रहा हो कि आपको पता ही नहीं चलने देगा कि उसके साथ भी इतनी बड़ी दिक्कत थी। ठीक है, सो चीज़ों को मेंटेन करके चलिए और नो डाउट कि कर लेंगे आप सब, हमें पता है। फिर देखो संवेगात्मक एवं स्वभावगत की विशेषताएं क्या होती हैं, यानी इमोशनल एंड टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्ति में संवेगात्मक विशेषताएं उसके व्यवहार एवं व्यक्तित्व को रूप देती हैं। व्यक्ति में जिस प्रकार की सकारात्मक एवं नकारात्मक संवेगों की अधिकता होती है, व्यक्ति विचारों और वस्तुओं के प्रति वैसा ही दृष्टिकोण बनाए। शांत प्रकृति वाला व्यक्ति सबके हित में सोचेगा नहीं, नकारात्मक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति के हमेशा असंतोषी दिखाई पड़ेगा। आत्मबोध के अंतर्गत वे सभी बातें आ जाती हैं जो व्यक्ति अपने बारे में रखता है, जैसे उसकी स्वयं के बारे में राय, प्रत्यक्षीकरण, दृष्टिकोण आदि। इसके तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने शरीर के बारे में कैसा प्रत्यक्षीकरण करता है, जैसा उसका रंग रूप कैसा है, उसमें क्या योग्यताएं एवं क्षमताएं हैं, समाज में उसकी क्या स्थिति है, उसका दूसरों से मेलजोल कैसा है तथा स्वयं वो कैसा लगता है, आदि आदि। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा बोलो, ये सब आपने क्या पढ़ लिया अब तक, मनोवैज्ञानिक कारक पढ़ लिए। तो 3 प्रकार के कारक हमने बताए थे, पहला जरा लिख दो, दूसरा लिख दो और तीसरा भी लिख दो। तो अब हम लोग तीसरा वाला पढ़ने ही जा रहे हैं, वातावरणीय संबंधी कारक। तब तक आप पहला और दूसरा कमेंट सेक्शन में लिखो कि सामाजिक कारक की पे बच्चे का बहुत विशेष प्रभाव पड़ता है कि वो किस समाज में रह रहा है, कहाँ रह रहा है, किन लोगों के बीच में रह रहा है, उनका आचरण करेगा, उन्हीं को देखेगा, सीखेगा, बोलेगा, तो उनका जीवन में उसके बहुत असर पड़ता है। तो आइए पढ़ लेते हैं एक बार बुकिश लैंग्वेज की। प्रत्येक व्यक्ति एक समाज में रहता है तथा समाज में रहकर ही सामाजिक संबंधों का विकास करता है। उसमें व्यक्तित्व के विकास पर सामाजिक परिस्थितियों, सामाजिक समूहों, सामाजिक संस्थानों, परिवार, पास पड़ोस आदि का अधिक प्रभाव पड़ता है। समाज में ही रहकर वह वातावरण के विभिन्न उद्दीपकों के सापेक्ष अनुक्रिया करता है। सामाजिक नियमों व प्रतिबंधों को स्वीकार करते हुए समाज में अपना स्थान बनाने का प्रयास करता है। सामाजिक वातावरण में अनेक ऐसी संरचनाएं हैं जो व्यक्तित्व के विकास को किसी न किसी रूप में उल्लेखनीय रूप से प्रभावित करती है। मनोवैज्ञानिक ने इन कारकों से संबंधित बहुत से प्रयोगों का भी वर्णन किया है। इन सभी कारकों की व्याख्या यहाँ संभव नहीं है, परंतु उनमें से कुछ कारकों की व्याख्या देखो। सबसे पहले पास पड़ोस की यदि बात करें तो जैसा पड़ोस वैसा बालक, इस उक्ति का मतलब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हद तक सही है।
हॉरलॉक जी ने क्या कहा कि बच्चे में अनुशासन की भावना, समझदारी, उत्तरदायित्व, आत्मसम्मान आदि शील गुणों का विकास होता है। दूसरी तरफ यदि पास पड़ोस में चोर, डकैत, अपराधी व्यक्ति अधिक होते हैं तो बच्चे में भी उनके व्यवहारों का अनुकरण करने लगते हैं और वह धीरे धीरे उनमें असामाजिक गुण, शील गुण विकसित होने लगते हैं। ठीक, अब देखो विद्यालय प्रभाव की यदि बात करें, स्कूल एनवायरमेंट की, तो विद्यालय प्रभाव के अंतर्गत बालक के व्यक्तित्व पर शिक्षक एवं साथियों का प्रभाव पड़ता है ना। शिक्षक व व्यक्तित्व बालक के प्रति उसका व्यवहार दोनों ही बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। शिक्षक के विचारों तथा नैतिक आचरण से बालक के विचारों व नैतिक आचरणों का प्रभाव पड़ता है। वह शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली न होने पर बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्यतः विद्यालय में बालक के सहपाठी ही उसके साथी होते हैं। बड़ी आयु या ऊंची आयु कक्षा का विद्यार्थी छोटी आयु या छोटी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ अधिकार पूर्वक व्यवहार करता है। यह व्यवहार स्नेहपूर्ण भी हो सकता है व निर्दयी भी, परंतु बालक के व्यक्तित्व पर सहपाठियों के अथवा विद्यालयों के साथियों के सबसे अधिक प्रभाव खेल या क्रीड़ा इस समूह के प्रभाव के रूप में पड़ता है। वास्तव में घर से निकलकर विद्यालय जाने के बाद विद्यालय के शिक्षक तथा साथी बालक के सामाजिक दायरे के महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। बालक के समाज के घर में अतिरिक्त विद्यालय भी शामिल होता है तथा विद्यालय का उसके व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है, जो कि बाद में समाज का विद्यालय से निकलकर समाज में पहुंचने पर विद्यालय के समान परिस्थिति आने पर उस व्यक्ति का आचरण व व्यवहार वही रहता है जो विद्यालयी जीवन में रहता है। शक्ति से पेश आने वाले माता पिता के बच्चों में अधीनस्थ का गुण अधिक विकसित हो जाता है। माता पिता से अधिक दुलार प्यार मिलने पर बच्चे लज्जालु व सामवेगिक रूप से अस्थिर हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य अल्टीमेटली ये है कि बच्चे का विकास कहाँ होता है, तो स्कूल में भी होता है, और स्कूल में भी कहाँ होता है, तो आप मान के चलो सबसे ज्यादा बच्चे क्या, प्लेग्राउंड में। इंटरवल हुआ, खाना खा लिया, आराम से खेलने चलेंगे, साथ पानी पीने जा रहे हैं तो बोल लिए 4-5 बार। तो कहने का मतलब ये है कि सबका प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात आती है सांस्कृतिक कारक की, यानी कल्चरल फैक्टर्स की। तो मैं कई बार इवन पेज के अनुसार यदि बात करूँ तो सांस्कृतिक रहने और सोचने के ढंगों में, दैनिक क्रियाओं में, कक्षा में, साहित्य में, धर्म, मनोरंजन व सुख उपयोग में हमारी प्रकृति ही की अभिव्यक्ति है। दूसरे शब्दों में संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाजों, परंपरा और रहन सहन, आदतों व तौर तरीकों से होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार, विवाह, खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, परंपरा, धर्म आदि में एक देश के दूसरे देश, विशाल देश में एक कोने में दूसरे कोने में परस्पर आचार विचार आदि में संस्कृति के कारण भिन्नता पाई जाती है। व्यक्तित्व के विकास तथा शील गुणों के निर्माण में संस्कृत के प्रभावों को दिखाने के लिए जीतने साक्ष्य हैं। उन्हें मनोवैज्ञानिक ने 2 भागों में बांटा, यानी कि संस्कृत के प्रभाव को 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका मानव शास्त्रीय समाज और दूसरा आपका प्रयोगात्मक समाज, यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्टर। पास पड़ोस देखो मेन बात यह है कि भारतीयों के लिए आज भी धार्मिक मूल्य सर्वोच्च है, जबकि पाश्चात्य लोगों के लिए साधारणतः भौतिक या मानसिक रूप मूल्य सर्वोच्च है। यानी जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं उनके लिए क्या है, मानसिक मेंटालिटी जो है वो सर्वोच्च है, यानी सुप्रीम है। लेकिन जो आज भी धार्मिक मूल्य सर्वोच्च है इंडियंस के लिए। ठीक है, तो भारतीय समाज में भी हिंदुओं और जनजातीय समाज में रहन सहन, रीति रिवाज, परंपराओं, धर्म, कला आदि मूल्यों आदि में भारी अंतर देखा जा सकता है। हिंदू हत्या को महापाप समझते हैं। नागा लोगों में जो व्यक्ति जितने अधिक नर मुंड काट कर लाता है ना, उसका उतना ही अधिक सम्मान होता है। यानी कि जो नागा जनजाति है वहां पे जितने हैं वो आदमी को मार के उनके काट के सर ले आए, उनके चरणों में धर दें तो उसको उनका उतना ही सम्मान होता है। जबकि अपने लोगों के यहाँ क्या होता है, अगर आपने किसी को मार दिया, हत्यारे हो गए हो आप, है ना, आपको मतलब समाज आपको कोई पूछेगा नहीं, कोई आपसे बात, आपके पास खड़ा होना नहीं पसंद करेगा, इवन ये नहीं बताना पसंद करेगा कि इनको हम जानते भी हैं, दूर से निकल लेगा। तो विभिन्न समाजों में हत्या करने वाले व्यक्ति से कोई भी लड़की जानबूझकर विवाह करना पसंद नहीं करेगी, सीधी सी बात है। कुछ जनजातियों में जिस व्यक्ति ने कभी कोई सिर ना काटा हो उससे कोई स्त्री विवाह करना पसंद नहीं करती। यद्यपि समाज में हर जगह यौन आचरण पर भारी प्रतिबंध है, आधुनिक समाज में तलाक बुरा समझा जाता है, परंतु कुछ जनजातियों में विवाह विच्छेद को बड़ा मुद्दा नहीं माना जाता। वैसे तो समाज में विवाह पूर्व संतानोपत्ति हो जाने पर कोई उससे विवाह नहीं करता, परंतु कुछ जनजातियों में विवाह के पहले संतानोपत्ति होना और संतानोत्पत्ति करना लड़की के विवाह में सहायक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव शास्त्रियों के अनुसंधान से व्यक्तित्व पर संस्कृति के प्रभाव के विषय में महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त होती है। इस प्रकार सामाजिक संहिताएं, सामाजिक कार्यभार, सामाजिक स्थितियां तथा संस्कृति के विभिन्न कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की कक्षा। तो आपको बता दें यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा उसके बाद में। ठीक है,
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग प्लीज़ 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 सेशन को लाइक कर दिया करिए, और विदाउट कमेंट्स कोई जाए ही नहीं करो भाई, क्लास के बाहर के तो जाएंगे नहीं मैम जब तक कमेंट्स नहीं कर लेंगे, ठीक है। और सो फिलहाल आपको फिर से आज बिल्लू से मिलवा देते, बिल्लू फिर से कह देते कि आज हमको हग करना है, कल हम सब बच्चों को हग एक साथ कर नहीं पाए थे, हमने कहा कोई बात नहीं, बिल्लू इतने सुंदर है, चलो सबको हग कर लेते हैं। तो बिल्लू कह रहे थे हम प्यारी प्यारी करेंगे, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं बिल्लू प्यारी प्यारी। देखो ये आप हो और ये बिल्लू हैं, है ना, ये आप हो और ये बिल्लू हो गए। सो दोनों लोग आराम से हक कर लो और हम तो चलते हैं। मेरे अपने मम्मी पापा दादी दादू फैमिली मेम्बर से मेरा प्रणाम बोलिएगा, मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा, और आप सभी को भी बहुत सारा आशीर्वाद। और साथ में हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी लिखो भाई। जब से बिल्लू के आ गए तो मतलब मेरी वैल्यू ही कम हो गई क्लास में, बिल्लू लाना ही बंद कर देंगे चाहे बिल्लू जितना रहो अब, है ना। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मीट अप वीडियो इन नेक्स्ट क्लास, ओके।